नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लगातार चीन और अमेरिका के बीच की रस्साकशी तो आप सभी जानते ही हैं। एक पूरब में अपने आधिपत्य का दावा करता है तो एक पश्चिम से बैठकर पूरे संसार पर राज करने की अक्सर धमकियां देता हुआ प्रतीत होता है। अमेरिका जिस तरह से अपनी संपत्ति के आधार पर, भौगोलिक रूपरेखा के आधार पर लगातार दावा करता हुआ आया है कि दुनिया में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई राष्ट्र नहीं है, और इसी लिहाज से चीन भी अक्सर ये कहता हुआ आया है कि चीन एक सुपर पावर है। लेकिन एक स्टडी की गई है, नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी की है और उसमें तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये झलक दिखाई गई है कि चीन जो सपना देखता है या जिस तरह का दावा पेश करता है पूरे विश्व के सामने, ऐसा आने वाले भविष्य में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और यहां तक कि उस स्टडी में तो इस बात का भी खुलासा किया गया है कि चीन बहुत जल्द कंगाल हो सकता है, एक ऐसा देश बन सकता है जिसके पास खाने के लिए भी शायद अन्न न बचे, या फिर उसके पास कोई संसाधन न बचे। जिन रिसोर्स के दम पर वो पूरी दुनिया को अपनी धमक दिखाता है, वो रिसोर्स तो उसके पास है ही नहीं। लगभग 6 से 7 बिंदुओं के आधार पर चीन की मौजूदा परिस्थितियों का आकलन किया गया। इसमें सबसे पहले जो उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया गया। और दरअसल आपको बताएं कि चीन में सबसे ज्यादा आबादी है पूरे विश्व में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 71% आबादी उसकी कुछ शहरों में ही है। यानी अगर उसके 3 से 4 बड़े राज्यों को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर आबादी नहीं है। उसके पीछे का कारण यह है कि वहां पर लगातार विद्रोह होते हैं, और विद्रोह इसलिए होते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट जो शासन है वहां पर वो बहुत ही ज्यादा निरंकुशता के साथ दमन करता है। तो 71% आबादी 4 प्रमुख राज्यों में जहां पर सुरक्षा काफी अच्छी है, लेकिन लगभग 40% ऐसे हिस्से पाए गए हैं, मतलब जो 71% है उनमें भी कुछ प्रतिशत ऐसा क्षेत्र है जो कि अशांत है। लेकिन अगर पूरे आंकड़े के हिसाब से बांटें तो लगभग 40% ऐसा क्षेत्र है जहां पर आए दिन दंगा फसाद होता रहता है। हजारों प्रदर्शन होते हैं, लेकिन वो कभी भी चाइना की मीडिया से बाहर लीक नहीं होते, क्योंकि विदेशी मीडिया को कभी भी चाइना अपनी सीमा के अंदर ना तो घुसने देता है, ना ही वहां की खबरों को छापने देता है, ना ही वहां के तमाम दस्तावेज जो कि मीडिया से संबंधित होते हैं वो लीक होते हैं। दूसरा, इसमें यह पाया गया कि जो खनिज संसाधन है या जिस तरह से अन्न की बात की जाए, वो चाइना आत्मनिर्भर नहीं है। पेट्रोलियम पर ज्यादातर वो खाड़ी देशों पर निर्भर है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी ना तो पेट्रोलियम के कोई अच्छे स्रोत हैं, ना ही उसके पास कोई एक ऐसा देश है आसपास जो आस पड़ोस का है जिसके साथ उसके संबंध अच्छे हों। सोवियत संघ से उसके संबंध अक्सर ही खराब रहते हैं, और सोवियत संघ के साथ संबंध खराब होने के चलते उसको खाड़ी देशों से पेट्रोलियम लेना पड़ता है। अगर अनाज की बात की जाए, भारत में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, यानी 60% से अधिक की आबादी हमारे देश की अन्न पर, कृषि पर निर्भर है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है, वहां पर औद्योगिकीकरण इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग ज्यादातर नौकरियों की तरफ चले गए, और इसके चलते नुकसान ये हुआ कि अगर हम वहां की यांगसी नदी को छोड़ दें या एलो रिवर को छोड़ दें तो उसके आसपास का जो इलाका है, मतलब जो खादर का उनका इलाका है, वहीं पर खेती होती है। अन्य जगहों पर उद्योग आपको आएंगे नजर। लेकिन एक और उद्योगों का खामियाजा होता है, वो होता है प्रदूषण। ये नदियां बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं और कई जगहों पर समुद्र में मिलने से पहले ये सूख भी चुकी हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 15 से 20 सालों में चाइना को अन्न के लिए भी जूझना पड़ेगा। इसके साथ ही संसाधन की बात हो गई, कृषि की बात हो गई, और जिस तरह से अक्सर चाइना ये भी दावा करता रहता है कि वो बहुत ही ज्यादा लोकतांत्रिक नीतियों को मानता है, बहुत ही ज्यादा लोग उसके शासन पर यकीन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि तमाम स्टडीज में अब ये खुलासा हो चुका है कि जो वहां की जनता है वो भी सरकार के खिलाफ कई बार सड़कों पर आती है, लेकिन ये खबरें बाहर दिखाई नहीं जाती है। इसी के चलते ये अब अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है इसका विघटन उसी तरह से हो जाए जैसा सोवियत संघ का हुआ था। आपको राष्ट्रकुल देश याद होंगे। राष्ट्रकुल देशों की परिकल्पना ये थी कि जब 1992-93 के आसपास सोवियत संघ का विघटन हुआ तो लगभग 14 राष्ट्रों का निर्माण हुआ था। अब आप सोचिए, रूस जो सोवियत संघ कहा जाता था, जिससे कि रूस अभी भी अगर आप विश्व के मानचित्र में देखेंगे तो सबसे बड़ा भूभाग उसी के पास है। उसके बाद जिस तरह से अमेरिका को आप देखेंगे, अमेरिका में भी अगर बहुत बड़े भूभाग का कोई योगदान है तो अलास्का जो आज यूएसए में आता है, अलास्का भी कभी रूस का ही हिस्सा था। उसको महज कुछ लाख डॉलर्स में अमेरिका को रूस ने बेच दिया था, और उसका खामियाजा यह हुआ कि अलास्का में ही आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका ने तमाम खनिज संसाधन ढूंढे, पेट्रोलियम ढूंढा, और उसके बाद रूस हाथ मलता रह गया। तो रूस का सबसे बड़ा हिस्सा है और चाइना के पास ऐसा कोई बड़ा भूभाग नहीं है। ज्यादातर जो इसके भूभाग है वो ग्लोबल नहीं है, और इसके साथ ही अगर विघटन हो जाता है यहाँ पर चाइना का, तो निश्चित तौर पर
कुछ ऐसे राष्ट्र जन्म लेंगे जिसमें कि बहुत ज्यादा अशांति रहेगी। और जब आपका पड़ोसी अशांत होता है ना, तो वो आपकी सीमाओं के अंदर घुसपैठ करता है। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तालिबान का उदाहरण आप देखिए कि किस तरह से हुआ अफगानिस्तान में। अगर आप बलूचिस्तान का उदाहरण देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है बलूचिस्तान, क्योंकि वहां की सेना थक गई कि इनको कंट्रोल किया जाए, लेकिन जो लड़ाके हैं जिनके पास कोई एक स्थायी बंदोबस्त नहीं है, तो वो स्थायी जीवन शैली की तरफ बढ़ भी नहीं सकते हैं। और इसी के चलते पाकिस्तान में आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती हैं। ऐसी ही चीजों का सामना चाइना को भी आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सुपर पावर को लेकर ये थ्योरी गढ़ी गई थी, उसमें क्या चाइना खरा उतरता है? बिल्कुल भी नहीं उतरता है। उसके आसपास भारत धीरे धीरे पहुंच रहा है, क्योंकि देखिए आप खनिज संसाधन के स्तर पर देखिए, भारत संपन्न है। कृषि के क्षेत्र में भारत संपन्न है। अब भारत के पास कई बार तो इतना ज़्यादा उत्पादन होता है, चाहे आप चीनी का उत्पादन देख लें, हमारे यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा है, एथेनॉल का उत्पादन हमारा बहुत ज़्यादा है, कि ब्राज़ील के बाद अब हम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन राष्ट्र की ओर आगे बढ़ चुके हैं। चीनी हमारी विदेशों में निर्यात होती है। दलहन की बात करें, तिलहन की बात करें, मतलब अगर आप खरीफ की, रबी की, दोनों की फसलों को अगर संयुक्त रूप से बात करेंगे, अधिकतर फसलें हमारी निर्यात की जाती हैं। हमको बहुत कम चीज़ें हम आयात करनी पड़ रही। भारत आत्मनिर्भरता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और चाइना निश्चित तौर पर धीरे धीरे बैंकरप्सी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे का एक और कारण है। अगर आप चाइना का जीडीपी देखेंगे तो आपको एक भारी भरकम जीडीपी नजर आएगा, लेकिन सच्चाई ये भी नहीं। अर्थशास्त्रियों ने अपने सर्वे में पाया है कि चाइना ने अधिकतर देशों से कर्ज लिया हुआ है, और उस कर्ज को वो जीडीपी में ऐड करके दिखाता है, ताकि विश्व में ये मैसेज जाए कि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है। लेकिन अगर चाइना की जीडीपी को देखें तो उसका लगभग 273%, इससे भी ज्यादा कर्ज है उसके ऊपर। तो कर्ज जिसने दिया है वो वक्त के साथ तो वसूलेगा ही, या तो आपके किसी खनिज संसाधन के रूप में वसूलेगा, जैसा कि अमेरिका ने किया था। आपको याद होगा 1930 में जब आर्थिक मंदी का दौर था तो अमेरिका ने सबको कर्ज बांटा, किसी को हथियार दे दिया, किसी को जरूरत के अनुसार संसाधन दे दिया, और बदले में पूरे विश्व से अमेरिका ने शर्त रखी, मुझे बदले में कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए। यही कारण है कि आज अमेरिका के पास विश्व में सबसे ज्यादा सोने के भंडार है। और इसी तरह की पॉलिसी अन्य देश अपनाएंगे चाइना के साथ, क्योंकि चाइना अक्सर यही पॉलिसी अपनाता हुआ आया है। जब चाइना का पैसा या खनिज संसाधन दूसरे देशों की तरफ कर्ज के रूप में ट्रांसफर होगा तो चाइना कहां जाएगा, अपने लोगों को कैसे संभालेगा। और एक और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यह पाया गया कि चाइना ने जो नीतियां बनाने में जल्दबाजी की, खासकर जिस तरह से एक बच्चे की नीति इन्होंने बनाई थी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, कि अगर कोई एक से दूसरा बच्चा करता तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी या उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अब हालांकि वो 3 बच्चों तक आ गया है, लेकिन ये अनुमान है कि बहुत जल्द चाइना की 60% से ज्यादा की आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। फिर काम कौन करेगा, फैक्ट्रियों में कौन जाएगा। और जिस औद्योगिकीकरण के दम पर, जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दम पर चाइना उछल रहा है, वहां पर काम करने के लिए युवा मजदूर उसके पास नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पर चाइना के ऊपर बड़ा संकट है। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में देखते हुए अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चाइना जो महाशक्ति देखने का दावा भरता रहा है, या अगर आप इसको हिंदी में बहुत ही साफ सरल शब्दों में कहें तो जो दंभ भरता रहा है, वो बिल्कुल खोखला है। उसके आसपास भी चाइना नहीं है, और आने वाले भविष्य में निश्चित तौर पर चाइना के ऊपर संकट मंडराने वाला है। तो भारत की तुलना चाइना के साथ करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। भारत की तुलना अगर आप देखेंगे तो जर्मनी जैसे राष्ट्रों के साथ, जापान के साथ, फ्रांस के साथ, इंग्लैंड के साथ, इन राष्ट्रों के साथ ही बेहतर लगती है, क्योंकि ये लगातार अपने खनिज संसाधनों, जनसंख्या में के अनुपात में बहुत ही अच्छा संतुलन बनाकर चलते हैं। अमेरिका हालांकि बहुत ही ज्यादा संतुलित राष्ट्र है, क्योंकि देखिए आप उसकी दूरदृष्टि को एक बार भापिए कि भले ही खाड़ी देशों से तेल लेने की जरूरत अमेरिका को नहीं है। उसके पीछे का कारण ये है कि अलास्का का जो पूरा क्षेत्र है यूएसए का, वो खनिज संसाधनों में बहुत ज्यादा संपन्न है। इतना तेल अमेरिका के पास आज भी है कि उसको किसी से भी लेने की जरूरत नहीं, लेकिन वो फिर भी बड़े बड़े कुएं बनाकर, जिनकी क्षमता करोड़ों लीटर की है, उनमें खाड़ी देशों से पेट्रोल डीजल खरीद कर, उनसे प्राकृतिक गैस लेकर उनको स्टोर कर रहा है। अब आप उसकी दूरदृष्टि को देखिए कि आने वाले 100 सालों का इंतजाम अमेरिका करके रखता है, और आज तक अमेरिका ने कभी भी अपनी धरती में कोई युद्ध नहीं लड़ा। उसकी पॉलिसी ही, अगर युद्ध लड़ना तो इराक चला जाता है, सीरिया चला जाएगा, तालिबान चला जाएगा, अपनी धरती में युद्ध नहीं होने देता, ताकि उसके जो संसाधन है वो पूरी तरह से अछूते रहें, सुरक्षित रहें। तो अमेरिका जैसा बनने के लिए अमेरिका जैसी सोच भी रखनी पड़ेगी। भारत की जो दूरदृष्टि है, जो संबंध है, और जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हमारी अब कुछ अमेरिका से बेहतर या अमेरिका जैसी होने लगी हैं। अमेरिका से बेहतर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अमेरिका कई बार लोगों को आंख दिखाने पर यकीन करता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत संबंधों को बहुत ही मधुर रखता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इजरायल है।
इजराइल के संबंध किसी भी देश के साथ जल्दी से आप अच्छे नहीं पाएंगे, लेकिन भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। और इजराइल भले ही छोटा देश है, लेकिन इतना शक्तिशाली राष्ट्र है कि एक साथ 6-6 देशों को कभी उसने धूल चटाई थी। अगर आप जाएंगे गूगल पर, अगर आप सर्च करेंगे तो आप पा जाएंगे कि 60-70 के दशक में जब उसके ऊपर आक्रमण किया गया था तो उसने अकेले दम पर तमाम देशों को धूल चटा दी थी। तो भारत के संबंध तमाम उन देशों के साथ भी अच्छे हैं जिनके संबंध किसी के साथ अच्छे नहीं। तो निश्चित तौर पर भारत एक महाशक्ति के रूप में उदित होने वाला है, और चाइना का जो गुब्बारा है महाशक्ति का, वो निश्चित तौर पर आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर फूटने वाला है। चाइना को निश्चित तौर पर भारत के ही सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण मुझे अपडेट मिला, जिसमें इस लाइव के जरिए मैंने सोचा कि आपके सामने ये फैक्ट रखा जाए, क्योंकि लगातार लोग तुलना करते रहते हैं कि नहीं चाइना पैसे के मामले में इतना आगे है, कर्ज के मामले में हमसे आगे है, वो पैसे के मामले में आगे नहीं है। संसाधन भी इतना आगे है, संसाधन उसकी स्थिति उसकी ऐसी है कि उसको खाड़ी देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। हमारी परिस्थितियां कुछ अलग है कि अगर हम खाड़ी देशों से तेल लेते भी हैं तो उनको बदले में बहुत कुछ देते भी हैं, जो कि चाइना के पास नहीं है। तो इन तमाम चीजों को, इन तमाम फैक्ट्स को आप भी हमेशा ध्यान में रखिए और लगातार काम करते रहिए, खुश रहिए और अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।